नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, प्रियंका गांधी को, ओवैसी को, केजरीवाल के शीश महल को, अखिलेश यादव के पीडीए को, सबका जवाब प्रधानमंत्री ने संसद में डंके की चोट पर आज दिया। ऐसा जवाब जिसमें ऐसे सवाल उठाए जो आगे की पॉलिटिक्स का एजेंडा बनने वाले हैं। दर्शकों, संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपना जवाब रखा। प्रधानमंत्री के इस जवाब में एक ऐसा सवाल था जो लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को परेशान कर सकता है। जाति की राजनीति लेकर आगे बढ़ चुके लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सामने प्रधानमंत्री मोदी का सवाल था, क्या एक ही समय में एक ही परिवार से शेड्यूल कास्ट के 3 सांसद कभी हुए हैं? क्या एक ही समय में एक ही परिवार से शेड्यूल ट्राइब के 3 सांसद कभी हुए हैं? प्रधानमंत्री ने सदन में भले किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इस वक्त एक ही परिवार के 3 संसद में सांसद हैं और आपको फैक्ट के तौर पर बताना चाहती हूं, सोनिया गांधी राज्यसभा में हैं और लोकसभा में राहुल गांधी रायबरेली से, प्रियंका गांधी वायनाड से हैं। आगे बात जाति जनगणना पर की, जिसे राहुल गांधी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट तक से जोड़ चुके हैं। इस सवाल का क्या जवाब देंगे जिसमें उनके ही परिवार के 3 सांसद हैं और गांधी परिवार की जाति क्या बताई जाती है, ये पूरा देश जानता है। लेकिन सवाल पब्लिक का है कि क्या राहुल के जाति पर यह मोदी का ट्रिपल अटैक है? प्रधानमंत्री मोदी की संसद की इस स्पीच में इंडियन स्टेट के खिलाफ राहुल गांधी की लड़ाई वाले बयान का पलटवार था। विदेश मंत्री एस जयशंकर के अमेरिकी दौरे पर संसद में राहुल गांधी के तंज से लेकर राष्ट्रपति के लिए कहे गए सोनिया गांधी के बयान पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने सीधा हमला बोला। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अभी तो ये उनका तीसरा ही टर्म है। इसके भी मतलब निकाले जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस का बड़ा वर्ग ये कहता रहता है कि मोदी जब रिटायर होंगे तो उनकी बारी आ सकती है। लेकिन मोदी ने तो आज अभी तो तीसरा टर्म जैसे शब्द इस्तेमाल किए जिससे बहुतों के दिल बैठ गए होंगे। सवाल पब्लिक का है कि मोदी का एक सवाल, क्या परिवार के 3 सांसद बेहाल? लेकिन पब्लिक के सवालों को शुरू करूं उससे पहले सुनिए क्या कुछ कहा गया आज संसद। There are OBC MPs in the BJP. There are Dalit MPs in the BJP. There are Adivasi MPs in the BJP. Remember, you are OBCs, you have 50% of the population and you have absolutely no power. I know that you're sitting there and you cannot even open your mouth. मैं आज इस सदन के माध्यम से देशवासियों को उनके सामने एक अहम सवाल रखना चाहता हूं। और अध्यक्ष महोदय, जरूर देशवासी मेरे इस सवाल पर चिंतन भी करेंगे और चौराहे पर चर्चा भी करेंगे। कोई मुझे बताएं, क्या एक ही समय में संसद में एससी वर्ग के एक ही परिवार के 3 सांसद कभी हुए हैं क्या? एससी वर्ग के एक ही परिवार के 3 सांसद कभी भी हुए क्या? मैं दूसरा सवाल पूछता हूं, कोई मुझे बताए कि एक ही कालखंड में, एक ही समय में संसद में एसटी वर्ग के एक ही परिवार के 3 एमपी हुए हैं क्या? आदरणीय अध्यक्ष जी,
कुछ लोगों की वाणी और व्यवहार में कितना फर्क होता है, मेरे एक सवाल के जवाब में मिला। BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. हम संविधान की भावना को लेकर के चलते हैं, हम जहर की राजनीति नहीं करते हैं, हम देश की एकता को सर्वोपरि रखते हैं। और इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू बनाते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है कि आजकल कुछ लोग अर्बन नक्सल की भाषा खुलेआम बोल रहे हैं। और अर्बन नक्सल जिन बातों को बोलते हैं, इंडियन स्टेट के सामने मोर्चा लेना, ये अर्बन नक्सल की भाषा बोलने वाले, इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई की घोषणा करने वाले न संविधान को समझ सकते हैं, न देश की एकता को समझ सकते हैं। और आज इस डिबेट पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रदीप भंडारी, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, श्याम कुमार बर्वे सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के, राजकुमार भाटी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, अनुराग ढांडा प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। श्याम कुमार बर्वे जी, मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहती हूं, आज प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी कि अभी तो उनका तीसरा ही टर्म है। मैं पूछना चाहती हूं कि कांग्रेस पार्टी में कितनों के दिल बैठ गए और सवाल पूछा, जाति 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 करने वाले, आज तक कांग्रेस ने कभी एससी एसटी से एक ही परिवार से 3 सदस्य संसद में लाए हैं? क्या ये सिर्फ गांधी परिवार के लिए रिजर्व नहीं किया गया है? जो बात करते हैं पिछड़ों की, जो बात करते हैं लोगों को आगे लाने की, वो सबसे पहले तो खुद के परिवार को आगे लेकर आ रहे हैं। आज प्रधानमंत्री के इस जवाब का आप क्या जवाब देंगे? नमस्कार। जिस तरीके से आज संसद में माननीय देश के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के ऊपर धन्यवाद प्रस्ताव में बोलने के लिए जब खड़े हुए, तो हमें ऐसा लगा संसद के अंदर कि इस तीसरी पारी की शुरुआत में कहीं तो कुछ नया विजन लेकर देश के प्रधानमंत्री आएंगे। जैसे कि आपने मुझे पूछा कि अभी तो तीसरी पारी है, तो मोदी जी की तीसरी पारी ही लड़खड़ा गई है उनकी वाली। उनका कोई भी विजन आज दिख नहीं रहा है उनके बजट में। आपको बताने के लिए मैं बता सकता हूं कि किस तरीके से मोदी जी ने देश के बजट में किसानों की बात की जाए तो 4000 करोड़ रुपया किसानों के मंत्रालय का कम किया हुआ है। देश में एमएससी के 6 महीने में 12,000 एमएससी उद्योग बंद हो चुके हैं। ऐसे 3,622 करोड़ रुपए का यूरिया में कटौती कर दी सब्सिडी में। ऐसे अनेकों उदाहरण है कि ये सरकार पूरी तरीके से बजट में फेल हो चुकी है। इनका कोई विजन बचा नहीं है। इन्होंने जो घोषणाएं की है, जो मन लुभावने वादे किए लोगों को, वो कुछ भी पूरा करने के कगार पर खड़ी नहीं है। और ये तीसरी बार में ही लोगों को सामने अभी आने वाले समय में फेस नहीं कर पाएंगे, तीसरा टर्म ही। तो ये आगे के टर्म की बात ही ना करे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जिस तरीके से आप बोल रहे कि 3 एक परिवार के सदस्य सांसद है। हाँ, निश्चित ही राज्यसभा से हमारी सोनिया गांधी जी है और लोकसभा से वायनाड की सीट खाली होने से प्रियंका जी है। अभी कितने परिवारों को इन्होंने अभी लोकसभा और इनके विधानसभा हुए हैं मेरे महाराष्ट्र में, तो कितने लोगों को टिकट दिया है एक ही परिवार से। उनके बाजू में ही अमित शाह जी बैठे हुए थे। उनके बेटे ने कौन सा क्रिकेट खेला है जो बीसीसीआई के चेयरमैन बन चुके हैं? वो भी प्रश्न आपने उनको पूछना चाहिए।
जिस प्रश्न तो तरीके से आपने ये बहुत सिर्फ पूछे, बातों से जवाब सारे बातें दे बनाते दिए हैं, प्रधानमंत्री काम की ने। बातें करना आपके चाहिए। चारों खाने चित हो गए हैं और मैं पूछना चाहती हूं प्रदीप कौन सा भंडारी जवाब जी, मिला? 12,000 आज करोड़ प्रधानमंत्री ने के यह भी शौचालय कहा कि कांग्रेस के ऐसे भी प्रधानमंत्री थे जो कहते थे 1 रुपया जाए तो वो 15 पैसे पहुंचता है गरीब तक, और तब उन्होंने ये भी कहा कि पंचायत से लेकर लोकसभा तक सिर्फ कांग्रेस पार्टी थी हर जगह। लेकिन आज भी विपक्ष सवाल ही पूछ रहा है। नविका जी, ये वो कार्टून है आर.के. लक्ष्मण जी का, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, किस तरीके से राजीव गांधी जो एक एंटी ओबीसी व्यक्ति थे, जिन्होंने अपना सबसे लंबा भाषण ओबीसी समाज के विरुद्ध करा था, ये वो कार्टून है कि 21वीं सदी की वादा करने वाले राजीव गांधी 20वीं सदी की सुविधाएं भी नहीं दे पाए। बेसिक बात आज कांग्रेस पार्टी को जवाब देनी चाहिए कि नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जो सोनिया गांधी की थी, क्या उसके अंदर दलितों का एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन था? राजीव गांधी फाउंडेशन जो इनकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड फाउंडेशन है, क्या उसमें दलित को इन लोगों ने एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन दिया था? क्या ओबीसी को एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन दिया था? क्या ट्राइबल को एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन दिया था? प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी संसद के अंदर पहुंच सकते हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी में कोई एक भी दलित नहीं था, कोई एक भी ओबीसी परिवार नहीं था, या कोई एक भी एसटी परिवार नहीं था जिससे 3 सांसद ये भेज सके? नहीं भेज पाए, क्योंकि जिन्होंने 50 साल तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया, वो क्या दलितों की बात करेंगे? जिन्होंने ओबीसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं दिया, क्या वो बात करेंगे ओबीसी की? जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी का सिर्फ इसीलिए अपमान करा क्योंकि वो वनवासी आदिवासी परिवार से एक सेल्फ मेड वुमेन है, वो क्या सम्मान करेंगे आदिवासियों का? और सिर्फ बात ये कांग्रेस तक सीमित नहीं है नविका जी, आम आदमी पार्टी भी दलित विरोधी है, क्योंकि उन्होंने वादा करा था पंजाब के अंदर कि दलित उप मुख्यमंत्री देंगे, अभी तक दलित उप मुख्यमंत्री पंजाब के अंदर नहीं दिया, और अपनी फोटो लगाते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सामने। तो दलित स्कॉलरशिप की बात आम आदमी पार्टी करती थी, 500 दलित बच्चों को वादा किया था, 50 दलित बच्चों को 5 साल में नहीं बैठा पाई। तो इस सबके सब में अगर कुछ कॉमनैलिटी है, ये एंटी एससी, एंटी एसटी, एंटी ओबीसी है, और सब भारतीय स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं। अनुराग ढांडा जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या आज प्रधानमंत्री ने ये कहकर कहीं ना कहीं एक और जंग तो नहीं छेड़ दी, ये कहकर कि हम हर घर जल लाते हैं और कुछ लोग जकूजी और शीश महल की बात करते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, संविधान की बातें करने वाले संविधान को कितना मानते हैं, इस बात का प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। और सबसे बड़ी बात, अभी तो तीसरा टर्म है, क्या इस मुद्दे पर विपक्ष कहीं ना कहीं नर्वस नहीं है? देखिए, मुझे तो इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री जी नर्वस नजर आए कि अभी तो 3 ही बार मुख्यमंत्री बने अरविंद केजरीवाल जी, कल चौथी बार भी बनने जा रहे हैं। इसीलिए चुनाव प्रचार बंद होने के बावजूद संसद के पटल का इस्तेमाल करके चुनाव प्रचार करते नजर आए प्रधानमंत्री जी। हमने तो दिल्ली में अपने काम पे वोट मांगा है नविका जी, हमने तो लोगों को ये बताया है कि हमने ये किया है और हम आगे चल के ये काम कर सकते हैं। बीजेपी ने पहले गलियों में गालियां देके वोट मांगा, फिर अपनी रैलियों में गालियां देके वोट मांगा, आज संसद में भी वही कर रहे थे। उनकी भाषा वही थी, दूसरे को नीचा दिखाना, उनके बारे में गलत शब्दों का प्रयोग करना, उल्टी सीधी भाषा का इस्तेमाल करना। ये प्रधानमंत्री के पद को वैसे ही शोभा नहीं देता। और अगर वो संसद के पटल का इस्तेमाल करके चुनावी प्रचार करना चाह रहे थे तो दिल्ली के लोग देख रहे हैं ना, चुनाव आयोग को कैसे धता बताती है भारतीय जनता पार्टी। ये तो दिल्ली के लोग पिछले काफी दिनों से देख रहे हैं, सरेआम गुंडागर्दी करते हैं। अगर कोई कन्विंस होता है, किसी को कॉन्फिडेंस होता है अपने पे, अपने काम पे, अपनी योजनाओं पे, तो वो गुंडागर्दी नहीं किया करता। बीजेपी हमारे एमएलए का कभी हाथ तोड़ देती है, कभी मुख्यमंत्री जी पे, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी पे ईंट फेंकवाते हैं, कभी हमारे प्रचार वाहन में तोड़फोड़ कराते हैं। ये सारे नर्वसनेस की निशानी है। ये साफ बता रहा है कि आज इनका सुबह सुबह इश्तिहार देखा था नविका जी, नेशनल सारे के सारे न्यूज़पेपर्स में इनके इश्तिहार में लिखा था जो जो केजरीवाल जी की योजनाएं हैं वो जारी रहेंगी। इसका मतलब इन्होंने चुनाव की पूर्व संध्या पर खुद ये स्वीकार कर लिया कि जितनी योजनाएं केजरीवाल सरकार चला रही थी वो सारी लोगों की भलाई के लिए योजनाएं थी, अच्छी योजनाएं थी। इसका मतलब जवाब दीजिए प्रदीप भंडारी जी, ये कहना क्या सर्टिफिकेट देना था केजरीवाल जी को, या इस बात का जवाब था जो केजरीवाल जी कहते हैं कि अगर आम आदमी पार्टी पर झाड़ू पर बटन नहीं दबाया तो 3 लाख का हर साल लॉस होगा?
नविका जी, मैं टाइम्स नाउ को बहुत ज्यादा माइन्यूटली देख रहा था। मैंने देखा था टाइम्स नाउ पे ही एक बड़ा सा एक्सपोजे हुआ था कैसे अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने अपने बच्चों की सर की कसम खाई थी और कहा था मैं बड़े बंगले में नहीं रहूंगा, वो इतने बड़े शीश महल में जिसमें प्राइवेट मिनी बार भी है, लोग कहते हैं उसके अंदर जकूजी सोना सब कुछ है। तो देश और अन्ना हजारे जी भी देख रहे हैं किसने राजनीतिक मूल्यों को निम्न स्तर पे किया। ये काम की बात कर रहे हैं। ओपनिंग वक्तव्य में बता पाए कि क्या दिल्ली के अंदर, या मैं आपके स्टूडियो में साफ पीने का पानी पी रहा हूं, क्या दिल्ली के अंदर झुग्गी बस्ती में रहने वाले व्यक्ति को साफ पीने का पानी मिलता है? नहीं मिलता, उसको सिर्फ और सिर्फ पीला पानी मिलता है। क्या दिल्ली के अंदर रहने वाले व्यक्ति को साफ हवा में सांस लेनी पड़ती? नहीं, वो 400 सिगरेट जो है वो हर दिन इनहेल करता है। क्या दिल्ली के अंदर सड़क ठीक है? नहीं, सड़क ठीक नहीं है। पर अरविंद केजरीवाल जी ने अपना शीश महल बनाया और 2026 करोड़ का शराब घोटाला किया, तो जरूर दिल्ली की जनता देखेगी। पर हां, हम उन लोगों में से नविका जी की किसी भी योजना में अगर भ्रष्टाचार होता है तो उस भ्रष्टाचार को हटाते हैं। जैसे मनरेगा में हमने भ्रष्टाचार को हटाया, इसीलिए इनकी योजनाओं के अंदर भ्रष्टाचार को हटाएंगे। पर दिल्ली की जनता को हम बेहतर सुविधाएं देंगे। 24 घंटे बिजली हम दे सकते हैं। इनके समय तो बिजली के बिल आने लग गए। हम इंश्योर कर सकते हैं कि जो आम व्यक्ति है जो अपनी झुग्गी बस्ती से बाहर निकलता है उसकी सड़क ठीक रहे, गंदगी नहीं रहे। अनुराग डांडा, क्यों साफ पीने का पानी नहीं दिया? 20 राज्यों में कहीं दे दीजिए ना। साफ पीने का पानी दिया आपने? बिल्कुल, साफ सवाल पीने का पानी दिया। सवाल ठीक है, लेकिन अब तो कैंपेनिंग बंद हो गई। अब तो कल वोट डलने हैं। अब बोलने का मुझे लगता है कोई फायदा नहीं। जनता अपना मन बना चुकी है। लेकिन राजकुमार भाटी जी से जनता सवाल पूछ रही है और जनता का सवाल है, नेतराम शर्मा का यूट्यूब पर सवाल है, समाजवादी पार्टी ने भी एक ही परिवार के 5 लोग संसद के सदस्य बनाए हैं। इस बात का कैसे बचाव करेंगे अखिलेश यादव? अब जवाब दे दीजिए राजकुमार भाटी जी। समाजवादी पार्टी के जिस परिवार की तरफ वो इशारा कर रहे हैं आपके दर्शक, उस परिवार के तो उस जाति के कोई कुल मात्र 4 टिकट दिए समाजवादी पार्टी ने, 5 टिकट दिए। आप कह रहे हैं एक ही परिवार के बनाए हैं। परिवार के नहीं है, वो अलग अलग परिवार से हैं। लेकिन लोकतंत्र का मजाक तो ये है और लोकतंत्र के लिए चिंता की बात तो ये है कि देश के प्रधानमंत्री सवाल पूछ रहे हैं। प्रधानमंत्री को तो जवाब देना चाहिए। सवाल पूछने का काम विपक्ष का है। अगर प्रधानमंत्री, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बात की चिंता है कि अनुसूचित जाति के, एससी के एक ही परिवार के 3 सदस्य अब तक क्यों नहीं संसद में पहुंचे, तो वो खुद भी तो बताएं कि उनकी पार्टी ने क्यों नहीं पहुंचाई। यह सारी जिम्मेदारी विपक्ष की है। और आज का मैं उनका भाषण सुन रहा था, उन्होंने बड़े गर्व के साथ ये कहा कि हमने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। लेकिन उस पिछड़ा वर्ग का आयोग का आदेश उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं माना, तो ऐसे संवैधानिक दर्जे का क्या करें? उसे ओढ़ें या बिछाएं? उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षक भर्ती में ओबीसी वर्ग के साथ खुली बेईमानी की। जो प्रतियोगियों ने शिकायत की उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने जांच पड़ताल करने के बाद आदेश दिया बाकायदा कि ओबीसी के साथ बेईमानी हुई है, कुछ भर्तियां और की जाएं ओबीसी की उन पदों पर, शिक्षकों पर। उत्तर प्रदेश सरकार ने उसे माना ही नहीं उस आदेश को। तो ये काहे का संवैधानिक दर्जा है? ऐसी बेईमानी पहले तो नहीं होती थी। और उसके बाद उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने भी आदेश दिया, उत्तर प्रदेश सरकार ने उसे भी नहीं माना। और आज पीडीए की, पिछड़े वर्ग की सबसे बड़ी मांग है जातीय जनगणना कराओ। कांग्रेस उस मांग के समर्थन में खड़ी है, कांग्रेस उसका समर्थन कर रही है। तो मुझे बता दीजिए ना, अगर कांग्रेस उसका समर्थन कर रही है, बहुत अच्छी बात है। तो श्याम कुमार भरवे जी, मुझे बता दीजिए, तेलंगाना में तो जाति जनगणना हो गई, कास्ट सेंसस आ गया। अब मुझे बता दीजिए पिछड़े वर्ग के चीफ मिनिस्टर कब ले आएंगे? क्योंकि वहां पर जो चीफ मिनिस्टर है ये तो अब आपके हाथ में है। वो राहुल गांधी कह रहे हैं 56% लोग पिछड़े वर्गों के हैं। लेकिन क्या मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग का है तेलंगाना में? करके दिखाना नहीं है, सिर्फ सवाल उठाना है। कम से कम तेलंगाना की तकदीर बदल दीजिए भरवे साहब। नविका जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और सही में आपने जो प्रश्न पूछा है उसके लिए मैं आपका शुक्रिया करना चाहूंगा। जिस तरीके से आपको पता है कि नहीं पता, मुझे पता नहीं, हो गई। राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये पिछड़ा वर्ग से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है खड़गे जी, ये दलित है। आपको पता है कि नहीं पता, मुझे नहीं पता।
दलित तो फिर है। देश का हमने कितने प्रधानमंत्री मंत्री, भी तो कितने ओबीसी है, मुख्यमंत्री दलित वो दिए गिनती हैं। में क्यों नहीं आप आता लिस्ट जब निकाल कास्ट लीजिए। सेंसस की बात करते हैं? इस देश का प्रधानमंत्री भी तो ओबीसी है, वो नहीं दिखता। हमने सिर्फ पदों के लिए, राहुल जी ने पदों के लिए नहीं बोला है। अच्छा, जिसकी जितनी जब संख्या खड़गे जी है की बात है उसकी तो पदों के लिए हिस्सेदारी नहीं, उतनी इस जब देश देश में का रहे, प्रधानमंत्री इसलिए हम ओबीसी रहे जनगणना तो की उसमें बात कर दिक्कत रहे हैं हो गई है। तेलंगाना में पदों इनके के लिए नहीं कैबिनेट बोल के रहे अंदर हैं। कितना पद प्रतिशत किसको दे ओबीसी रहे हैं आप? रिप्रेजेंटेशन है, एससी और रिप्रेजेंटेशन है, एसटी दलित की बात रिप्रेजेंटेशन कर है, रहे बता हैं, दीजिए। आदिवासी ओबीसी की बात कर रहे हैं। अरे आप तो आदिवासी कांग्रेस के ने अभी सभी वर्गों को आपने पदों 50 पे साल बिठाया तक है। आदिवासी मंत्रालय आप नहीं बनाया, इतिहास में श्याम जाकर भाई। देखिए। श्याम मैं जी, महाराष्ट्र ट्राइबल की बात मिनिस्ट्री बता आपने सकता 50 हूं साल तक आपको नहीं बनाई थी। कि सुशील कुमार ये शिंदे, रहा आपकी मुकुल पूरी की वासनिक, पूरी ये कैबिनेट सब का, महाराष्ट्र से मैं आते इनकी हुए कैबिनेट दलित का से- नाम पढ़ दलित है। देता हूँ। रेवंत रेड्डी फॉरवर्ड कास्ट से आते हैं, उत्तम कुमार रेड्डी फॉरवर्ड कास्ट से आते हैं, वेंकट रेड्डी फॉरवर्ड कास्ट से भंडारी आते जी हैं, से बाबू बात फॉरवर्ड करूंगा कास्ट कि से आते मेरे हैं, बोलने के बाद बोलेंगे तो नागेश्वर ज्यादा फॉरवर्ड अच्छा कास्ट से है आते कि हैं, दोनों अगर कृष्णा बात फॉरवर्ड करेंगे कास्ट तो से आते हैं। किसी को समझ में नहीं आएगा कौन क्या बोल रहा है। रिप्रेजेंटेशन दिया ही नहीं है। कितने ओबीसी रिप्रेजेंटेशन है बताइए, कितने दलित रिप्रेजेंटेशन है तेलंगाना के अंदर? जवाब दीजिए ना सर। क्या आपके वहां पे राहुल गांधी? जवाब सुनिए। और साथ ही में कर्नाटका भी बता दीजिए, हिमाचल भी बता मैं दीजिए। महाराष्ट्र से आता हूं, मैं महाराष्ट्र का बता रहा हूं आपको। ओबीसी में विलासराव देशमुख, अशोक चौहान, पृथ्वीराज चौहान, ये सारे ओबीसी नाम है। अभी आपकी सरकार दलित की बात करोगे तो देश सुशील कुमार शिंदे। मैं राहुल गांधी की राजनीतिक एंट्री जब मैं बता रहा हूं आपको कि महाराष्ट्र में हमने क्या किया है। मैं तेलंगाना में आपकी सरकार है सर, और भारत में आपकी सरकार, भारत में जब हाँ तेलंगाना में सरकार है, हम मान रहे हैं सरकार है, उसमें कोई नहीं बोल रहा है। नहीं, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि 55 साल अगर आपने इस देश में राज किया है तो 55 साल में अपना रिपोर्ट कार्ड बता दीजिए। हर वक्त एक ओबीसी प्रधानमंत्री से यह सवाल पूछना क्या सही है? लेकिन अनुराग ढांडा जी, एक और गंभीर बात है इस देश के राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति का अभिभाषण किसी को बोरिंग लगा, किसी ने कहा कि पुअर लेडी। मैं पूछना चाहती हूं, ये थोड़ा सा जो पुअर लेडी है ये एक एंटाइटल्ड स्टेटस का डिस्प्ले नहीं है? पुअर लेडी लग रही हैं, वो राष्ट्रपति हैं, वो एसटी से आती हैं, उन्होंने अपना रास्ता खुद तय किया है, कहां से कहां वो पहुंची हैं। पुअर लेडी, उनको इस तरह से कहना क्या शोभा देता है इस देश को? मैं पूछना चाहती हूं, राष्ट्रपति को नीचा दिखाकर कभी क्या देश का सर ऊंचा हो सकता है? और गरीबी की बात अगर की है राष्ट्रपति ने तो उस भाषण को बोरिंग कहना यह कहां तक सही? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि सम्मान तो होना चाहिए संवैधानिक पदों पे जो भी लोग बैठे हैं। और जब आप ये पूछती हैं बार बार, क्योंकि ये सवाल आप पूछ रही हैं नविका जी की एससी मुख्यमंत्री इस पार्टी ने क्यों नहीं बनाया, उस पार्टी ने क्यों नहीं बनाया, सांसद क्यों नहीं बनाए? नहीं, मैं नहीं पूछती। पूछ तो लीजिए कि माफ कीजिएगा, आपकी इंडिया अलायंस में आपके नेता राहुल गांधी पूछते हैं, इसीलिए ये बार बार राजनीतिक डिबेट में आती है बात कि आपने क्या किया। मेरा सवाल नहीं है। राहुल गांधी जी जो पूछते हैं उसके लिए मैं जवाबदेह नहीं हूं, नविका जी। मैं तो इस डिबेट में जो अभी इनके बीजेपी प्रवक्ता भी पूछ रहे थे कि इन्होंने क्यों नहीं बनाया, उन्होंने क्यों नहीं बनाया, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि 1980 से बनने के बाद बीजेपी ने आज तक किसी स्टेट में कोई भी मुख्यमंत्री कहीं भी अगर एससी बनाया हो तो आप बता दीजिए मुझे, आपको याद आता हो। आपने पंजाब में तो दलित मुख्यमंत्री बनाया, हमने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन डे बनाया सर। अरविंद केजरीवाल दलित नहीं है, आतिशी जी दलित नहीं है, राघव चड्ढा दलित नहीं है, आप दलित नहीं है, कैसी बात करें? पूरा कोर कैबिनेट आपका दलित नहीं है, आप इनसे करा लीजिए। नहीं, आप ऐसा थोड़ी होगा, प्रवचन देंगे आप। नविका जी आपकी जगह यही एंकर बन जाते हैं। अरे भैया, आप बन जाइए, चलिए आप बन जाइए। प्रदीप जी उन्हें बोलने दीजिए। चलिए 40 सेकंड आप 30 सेकंड अगर कोई बोल रहा है, नहीं 30 सेकंड अगर कोई बोल रहा है आप जवाब दीजिएगा ना। नहीं, ढांडा जी आप बोलिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं नविका जी कि जब से ये पार्टी बनी है तब से लेकर आज तक इन्होंने कभी कोई एससी मुख्यमंत्री नहीं बनाया। पर सवाल वो नहीं है, उससे भी महत्वपूर्ण सवाल ये है कि एससी के लिए किया क्या, जो पिछड़े हैं, जो गरीब हैं, उनके लिए किया क्या? उनको सबसे ज्यादा शिक्षा की जरूरत है, उनको सबसे अच्छे स्कूल चाहिए, उन पे तो कभी बात नहीं करते ये लोग।
अब प्रधानमंत्री जी बैठ के भैया बच्चों से आप चर्चा करने इकलौती लगे, ऐसी जो 10 पार्टी साल से है लगातार आम जिसने आदमी आज पार्टी तक ना हिंदुत्व का एसटी पाठ ना पढ़ा रही है। एसटी ना फिर ओबीसी बीच में समाज बोलने के लगे किसी यार। व्यक्ति को पेट में राज्यसभा दर्द में होने लगता भेजा। है आपके। अरे अनुराग डांडा जी, जैसे अगर स्कूल की आपको अपने बात करो, आपके पत्रकारिता पेट में के दर्द दिन होने याद आ रहे हैं तो लगता है। आप जाके कर जैसे लीजिए, गरीब को पढ़ाने जवाब की बात दीजिए। करो, आपके आप पेट में दर्द इकलौती होने ऐसी लगता पार्टी है। है जिसने राज्यसभा जैसे में ही गरीब ना की एससी बात को करो, भेजा ना एसटी जैसे को भेजा ना पढ़ाई की ओबीसी बात को करो, भेजा। आपके पेट में दर्द आप हो जाता है। राजनीतिक देश की राजनीति में इतिहास में अरे इकलौती ऐसी प्रधानमंत्री पार्टी जी है। जो बोल रहे हैं उसी पे बात कर रहा अरे हूं, तो आप वो भी नहीं बताइए बोलने ना, दे रहे हैं। आपको जवाब देना है। हमने तो बाबा नहीं तो साहब, आपकी हमने सबसे गुंडागर्दी चल रही है क्या? रिप्रेजेंटेशन दलितों आप को बोले दिया आप है, गुंडागर्दी हमने कर एसटी रहे को हैं। दिया है, फर्स्ट सड़क पे एसटी आप प्राइम, गुंडागर्दी हमने करते हैं। आदिवासी महिला सवाल दलितों का नहीं है, सवाल इस बात का है कि गवर्नेंस का रिकॉर्ड क्या है। अब गवर्नेंस के रिकॉर्ड पर बात कर लीजिए। अगर जनता बार बार चुनती है नरेंद्र मोदी को, तो एक तरह से उन्हें लोगों का सपोर्ट मिला हुआ है। अब कल दिल्ली में चुनाव होना है, कितना सपोर्ट किसको है, ये दूध का दूध पानी का पानी अगले 4 दिनों में हो जाएगा। लेकिन सवाल जनता आज पूछ रही है। संजय मिश्रा भदोही यूपी से पूछ रहे हैं कि जनसंख्या के हिसाब से जिस भागीदारी की बात पूरे देश भर में राहुल गांधी कहते हैं, वो फॉर्मूला उनके खुद के परिवार पर लागू क्यों नहीं होता। विजय बहादुर सिंह का यूट्यूब पर सवाल है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि काम पर वोट मांग रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि बीजेपी ने काम नहीं करने दिया। जनता अब किस बात को सही माने? टांडा जी, इसका भी जवाब दे दीजिए। देखिए, मैं फिर जवाब दूंगा, ये फिर इनके पेट में दर्द होगा, ये बीच में बोलेंगे। नहीं, मैं दवाई ये लेके जो बैठी हूं। 2 इंजन है यहाँ पे, एक दिल्ली का इंजन है अरविंद केजरीवाल जी का। हाँ, तो 2 इंजन है दिल्ली, एक दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी का इंजन है जो बहुत ताकतवर है, और एक बीजेपी का इंजन है जो दिल्ली में विकास की दिशा को उल्टा करना चाहता है, विनाश करना चाहता है। जो शीश महल बनाता है, जो दलित महिला को साफ पीने का पानी नहीं देता, और विकास भी करता है दिल्ली के अरे अंदर, गवर्नेंस पे अपनी बात करो, मैं करता हूं अपने गवर्नेंस पे बात। हमने दलितों के फंड में 50% वृद्धि करी, पीएम आवास में 60% घर जो है हमने दलितों को दिए। आपने कितने घर दलितों को दिए? देखिए, देश आज ये पूछ रहा है सबसे बड़ा गुंडा कौन है? प्रदीप भंडारी पहचानते हो क्या ये कौन आदमी है? ये कौन आदमी है सबसे बड़ा गुंडा? पहचानते हो क्या प्रदीप भंडारी? आपकी पार्टी से है क्या कोई? आपकी पार्टी से है क्या ये सबसे बड़ा गुंडा? देश जो सवाल पूछ रहा है, ये जो स्टूडियो में गुंडागर्दी करते हैं, ये जो सड़क पे गुंडागर्दी करते हैं, ये कौन है? ये सबसे बड़ा गुंडा कौन है? प्रदीप भंडारी ये कौन है सबसे बड़ा गुंडा? इसको पहचानते हो क्या? इसको पहचानते हो क्या? ये सबसे बड़ा गुंडा कौन है? इसको पहचानते हो क्या? प्रदीप भंडारी 50 करोड़ के शीश में भंडारी इसको पहचानते हो? ये सबसे बड़ा गुंडा कौन है? असली गुंडे ये आप आपकी हैं। पार्टी का नेता अरे है क्या असली कोई? गुंडे आप हैं। क्या आप पहचानते हो क्या? को पिटवाने जो वाले देश में अपने गैंग 50 चलवा रहे करोड़ के हैं, शीश महल में जो सरेआम और जिसने गुंडागर्दी पीटा कर रहे उसको हैं, पंजाब का जो एडवाइजर दिल्ली बना दिया पुलिस आपने। को क्या गुंडों बात को करेंगे? पुलिस सूट दिलवाए पूर्व में हुए हैं। महिलाओं को कहते ये थे कोई आपकी कॉम्प्रोमाइज कर पार्टी लो, के जब व्यक्ति उससे है क्या? केसेस आते पहचानते हैं थे। क्या? जवाब प्रदीप दीजिए। भंडारी, पूरा देश सवाल कई हैं, और मैं राजकुमार भाटी जी मानती हूं कि अगर सरकार में कोई है तो उसकी जवाबदेही बनती है, बिल्कुल जवाबदेही बनती है, और विपक्ष का पूरा पूरा अधिकार है कि वो सवाल उठाए। पर सवाल का कुछ तो बेसिस होगा, कुछ तो तथ्य होंगे। सवाल उठाइए। आप इंडिया अलायंस को ही देख लीजिए, किसी मुद्दे पर एक साथ हैं। महाकुंभ की बात अगर अखिलेश जी करते हैं तो राहुल गांधी नहीं करते, राहुल गांधी अडानी की बात करते हैं तो अखिलेश जी नहीं करते, राहुल गांधी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि अगर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब की इतनी चिंता है तो करके क्या दिखाया राहुल गांधी जी की पार्टी कांग्रेस पार्टी ने? और सीधा सवाल आपसे पूछना चाहती हूं, क्या तेलंगाना में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां अब जाति जनगणना हो गई है, तो क्या उसके बाद कोई नई पॉलिसी दिखनी चाहिए या नहीं? नहीं, बिल्कुल दिखनी चाहिए, और जाति जनगणना की मांग ही इसलिए की जा रही है। और जो नाविका जी आप सवाल पूछ रही हैं, मैं तो कई बार टीवी चैनल्स पर खुलकर कह चुका हूं कि कांग्रेस पार्टी पहले समय में सामाजिक न्याय की समर्थक नहीं थी। कांग्रेस भी सामाजिक न्याय की विरोधी थी, भारतीय जनता पार्टी भी सामाजिक न्याय की विरोधी थी। जब 90 में वीपी सिंह सरकार ने मंडल लागू किया था पिछड़ी जातियों के लिए, तो कांग्रेस उसके विरोध में थी और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में थी। ये राम रथ यात्रा लेके चलती थे, मंडल के खिलाफ कमंडल उठा लिया था इन्होंने। लेकिन अगर कोई आदमी बदलता है, राहुल गांधी की मैं इसलिए प्रशंसा करूंगा कि राहुल गांधी ने समय समय पर कई बार
अतीत की गलतियों को माना है, स्वीकार किया है। उन्होंने अभी तेलंगाना जब अतीत का लोकसभा हिस्सा में बोला नहीं था, है। उसमें भी उन्होंने तेलंगाना स्वीकार में किया कांग्रेस कि की हमने सरकार दलितों के अतीत लिए- का हिस्सा नहीं है, ये- वो हमारे आज के प्रेजेंट का हिस्सा है। इस पर क्या चेंज हुआ? मैं बोल रहा हूं देखिए, 2 राज्यों में जाति सर्वेक्षण हुआ है। जाति जनगणना उसे नहीं कह सकते, जनगणना तो केंद्र सरकार कराएगी। बिहार में और तेलंगाना में 90% ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी है। बिहार में 96% एससी, ओबीसी और एसटी और माइनॉरिटी है। और जिनकी संख्या 96 और 90% है, उन्हें अगर आप की पोस्ट पर देखेंगे तो मुश्किल से 4%, 5% पार्टी में भी कितने की पोस्ट ये है? सवाल नविका जी, उठेगा, इनकी इस पार्टी सवाल में को वो लागू अब करा है, दबाया ये नहीं जा प्रिंसिपल। सकता। नहीं, आपकी ना इसे पार्टी में ये पार्टियों में प्रिंसिपल लागू प्रदीप किया है जो आप भंडारी देश जी, में आप लागू सबके करना बीच में चाहते हैं। चिल्लाने का ठेका ले रखा आपने। नहीं तो आपको जवाब देना पड़ेगा। आपकी अरे पार्टी यार, के अंदर क्यों अपनी क्या छवि खराब करते अखिलेश हो? यादव जी के अलावा कोई दलित जो है वो प्रेसिडेंट बन सकता नायका है? जी ने चुप कराइए। नहीं, चुप नहीं होंगे भाई। हम नायका जवाब जी ने पूछेंगे चुप आपसे। कराइए, ये अन्याय कर रहे हैं गुंडागर्दी नहीं विपक्ष के चलेगी। ये लोग। समाजवादी पार्टी का अधिवेशन नहीं है कि कोई इसका नायका गुंडागर्दी जी ने आप चले। चुप कराएंगे या मैं चुप हो जाऊं? चलिए, जवाब दीजिए, बोलिए। देखिए नायका जी कृपया 10 सेकंड कृपया मुझे दें। आपकी डिबेट में बहुत खराब बात आज ये हुई है। अनुराग ढांडा ने 3-4 बार बोलने की कोशिश की, ये प्रदीप भंडारी हर बार चिल्लाने लगे, इन्होंने नहीं बोलने दिया। आपको टोकना चाहिए, इससे आपके चैनल की भी छवि खराब होती है। इनकी तो आदत खराब है। अरे और बीजेपी के लोग तो ट्रेनिंग दे के भेजे जाते हैं। गुंडागर्दी आपकी आदत है ना, वो राजकुमार मोहित भाटी कांडे जी, से रेपिस्टों को बैक करने राजकुमार की है। भाटी जी, इसे आपको आपकी जितनी राजनीति है उससे ज्यादा मेरी पत्रकारिता है। 35 साल से जो काम कर रही हूँ वो मुझे ना ही सिखाएं तो बेहतर है। मैं अपना काम भली भांति आपको ये समझ। ठीक लगा क्या? आपको ये ठीक लगा? नहीं, ठीक लगा की बात नहीं आपको है। ये ठीक लगा कि प्रदीप भंडारी चिल्ला रहे हैं? ये रैली की और स्पीच बेहुदे जितनी तरीके से लंबी चिल्ला रहे स्पीच हैं, भी बेहुदे डिबेट में तरीके नहीं से। हो सकती, ये भी ठीक नहीं है। और आप जानते हैं, नहीं, आप जानते हैं सवाल मैं वो नहीं सबको है। बोलने का समय सवाल देती वो हूँ। नहीं है। नहीं, मैं आप सबको इसकी बोलने का रिकॉर्डिंग समय सुनना। देती हूँ और ये आप सवाल इनका पब्लिक बचाव का मत शो किया है। करो। मैं चैलेंज कर रहा हूं आप रविका जी, इनका आप देख बचाव लीजिएगा करके- जितना तीनों ऑपोजिशन के प्रवक्ताओं ने बोला है उससे कम समय भारतीय जनता पार्टी ने बोला है कि अभी अपोजिशन के अंदर इस तरीके से धमकाने की बात कर रहे हैं। जब सत्ता में आएंगे क्या करेंगे ये? पार्टी की धमकाना बंद करिए। गलत तीन को opposition सवाल को रोके पब्लिक आप। के कई और भी हैं। प्रवचन देना सवाल रैली में। पब्लिक के कई और भी हैं। अंजनी कुमार शर्मा का इंदौर से सवाल है। राहुल जी ने संसद में कहा कि बीजेपी के ओबीसी, एससी, एसटी सांसद संसद में कुछ बोल नहीं पाते। क्या ये बाबा साहब का अपमान और उनके बनाए संविधान का अपमान करना नहीं है? क्या राहुल जी को लगता है कि संविधान इतना कमजोर है? शंकर लाल राठौर का देवास मध्य प्रदेश से सवाल है। नौकरी पाने के लिए योग्यता और मापदंड देखा जाता है, लेकिन परिवारवादी पार्टियों के लिए क्या योग्यता है? क्या सिर्फ यही किसी खास परिवार में जन्म लेना? ये सवाल भी देखना पड़ेगा। बर्वे जी लोग पूछ रहे हैं, कहीं ना कहीं योग्यता भी तो है। आप कभी पार्टी के अध्यक्ष बन सकते हैं, आप कभी इस देश के भावी प्रधानमंत्री डिक्लेयर होने के राइट को एक्सप्रेस कर सकते हैं कांग्रेस पार्टी में, कर सकते हैं क्या ये रिजर्वेशन सिर्फ गांधी परिवार के लिए? बिल्कुल आप जिस तरीके से आप बता रहे हैं, देश के कितने सारे प्रधानमंत्री गांधी परिवार के अलावा कांग्रेस ने दिया हुआ है। आपको पता है देश का इतिहास। नरसिम्हा राव जी को याद कर लीजिए जरा। आप मुझे पूछ रहे हैं, नरसिम्हा राव जी तो को मुझे याद खेद कर है। लीजिए, मुझे और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नरसिम्हा राव जी याद हुए? नरसिम्हा राव जी देश के प्रधानमंत्री किसने बनाया? कांग्रेस ने दिया ना। अच्छा, और फिर लाल क्या बहादुर किया शास्त्री किसने हशरून का? बनाया? कितने सारे नहीं, प्रधानमंत्री उनके गांधी निधन के परिवार बाद क्या हुआ था बाहर के बर्वे जी, बने ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। लेकिन ढांडा वो आप पूछेंगे ढांडा क्या जी किया? सवाल देश सिर्फ के इतना है प्रधानमंत्री कि विपक्ष का जहां अधिकार है सवाल पूछने का, कभी कभी तथ्य भी तो देखने पड़ेंगे। अगर विपक्ष सिर्फ ये सोचे कि हम सब मिलकर बोलेंगे कि भाई ये गलत है, गलत है, गलत है, तो क्या सच गलत हो जाएगा? क्या गलत सच हो जाएगा? सवाल पब्लिक आज इतना ही पूछ रही। देखिए, हम तो तथ्यों पे सवाल कर रहे हैं नविका जी, और हम तो सिर्फ इतना ही पूछ रहे हैं, और बार बार मैं फिर पूछ रहा हूं वही सवाल कि इन्होंने गरीबों के बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या किया?
बाबा साहब के नाम पे जितने अवार्ड्स मिलते थे वो सारे इनकी सरकार ने बंद कर दिए। अनुराग कोई जी, एक अभी योजना लुधियाना ये के बता दे अंदर जो बाबा साहब के नाम पे जो गरीबों दलितों के बच्चों को पढ़ाने, फिर बोलने लगे यार बड़ा पेट में दर्द है। बताओ भाई फिर देश का सबसे बड़ा गुंडा कौन है? बताओ देश का सबसे बड़ा गुंडा कौन है? प्रदीप भंडारी। नहीं, बताओ देश का सबसे बड़ा गुंडा कौन है? प्रदीप भंडारी देश का सबसे बड़ा गुंडा कौन है? आपकी पार्टी से है क्या ये व्यक्ति? पहचानते हो क्या? पूरे देश में लोग ढूंढ रहे हैं, दिल्ली में लोग ढूंढ रहे हैं, देश का सबसे बड़ा गुंडा कौन है? जवाब दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी ये सारे मुद्दे तय करेगी पब्लिक। हमेशा पब्लिक ही इस देश में तय करती है कौन सही कौन गलत, क्योंकि यही तो लोकतंत्र है। हाँ, राजनीति में एक विपक्ष का अधिकार है, एक सत्ता पक्ष का अधिकार है, लेकिन सबकी बॉस होती है पब्लिक। कौन सही है कौन गलत, प्रधानमंत्री ने जो कहा वो सही या राहुल गांधी जी ने जो कहा वो सही, फैसला पब्लिक के हाथों में। और आज तमाम अपने पैनलिस्ट का धन्यवाद करते हुए ये फैसला पब्लिक के हाथों में छोड़ती हूं। लेकिन जाना मत, क्योंकि अब मैं कल होने वाले दिल्ली के चुनाव पर कुछ इनसाइड स्टोरी बताने जा रही हूं। वोट कल दिन में पड़ेंगे, लेकिन यूं समझ लीजिए कि आज की रात दिल्ली चुनाव की कत्ल की रात है। बिल्कुल शायराना अंदाज में कह रही हूं कि आज की रात वो कत्ल की रात है। वर्ड बाय वर्ड मीनिंग पर मत जाइएगा। ये कत्ल की रात इसलिए है क्योंकि आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी, उनके लिए अपनी अपनी रणनीतियों पर आखिरी धार देने के लिए बस अब यही रात बाकी है, कुछ घंटे ही बाकी हैं। 8 फरवरी को किसका सिक्का चलेगा, इसके लिए बीजेपी और आप दोनों किस रणनीति पर चल रहे हैं, इसकी एक्सक्लूसिव जानकारी मेरे पास है। टाइम्स नाउ नवभारत के दर्शकों से मैं उस रणनीति को समझाना चाहती हूं। सबसे पहले देखते हैं कि बीजेपी की रणनीति क्या थी। बीजेपी ने रणनीति की कि वोटर घेरो प्लान उनका रहा। वोटर से संपर्क का एकदम माइक्रो मैनेजमेंट चल रहा है बीजेपी के अंदर। इसमें बीजेपी कोशिश कर रही है कि अपने रीजनल एरिया से जितने भी एमएलएज हैं, एमएलसीज हैं, उनको लेकर आए और 200, 150, 200 वोटरों की बिल्कुल क्लस्टर्स में 1 to 1 इनके साथ मुलाकात हो, इनके साथ बात हो, उनको निकालकर बूथ पर ले जाया जाए। घरों से निकालकर बूथ पर ले जाना सबसे जरूरी काम होता है किसी भी इलेक्शन में। 200 के क्लस्टर्स को बूथ तक पहुंचाना सबसे बड़ा चैलेंज है और इस पर माइक्रो मैनेजमेंट के जरिए अपनी पूरी सेना जमीन पर उतार दी है बीजेपी ने। इस स्ट्रैटेजी में बीजेपी ने यूपी, बिहार, झारखंड से नेताओं को दिल्ली में ड्यूटी दी है। हर एरिया से, हर राज्य से लोगों को लाकर जहां जहां दिल्ली में ऐसे लोग बसे हैं उनके पास जाना रखा हुआ है। दूसरी तरफ मैं आपको यह भी बताऊं, उत्तराखंड के पहाड़ी नेताओं के जरिए पहाड़ी वोटर्स, पूर्वांचली नेताओं के जरिए पूर्वांचली वोटर्स के घर घर तक पहुंच रहे हैं ये लोग, ये एमएलए। और मैं आंध्र प्रदेश बीजेपी टीडीपी नेताओं के साथ भी मिलकर दक्षिण भारतीय वोटर्स तक पहुंच रही है, क्योंकि ये दिल्ली की लड़ाई है और दिल्ली की लड़ाई चाहे केवल 70 सीटों की हो, लेकिन मैसेज नेशनल होता है। मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु से भी नेता प्रचार में लगे हुए हैं और बिछे हुए हैं पूरी दिल्ली की हर कॉलोनी में। अब 2020 के मुकाबले प्रति बूथ 20,000 वोट होते हैं। किस तरह ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर आए और बीजेपी के सपोर्टर कैसे बाहर आए, इनको ले जाने की भी पूरी तैयारी की गई है। इसके अलावा हर क्षेत्र में मंत्रियों को चार्ज दिया गया है। अगर पीयूष गोयल जी हैं तो वो दिल्ली कैंट और वजीरपुर देख रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं तो वो मालवीय नगर और ग्रेटर कैलाश के इंचार्ज बना दिए गए हैं, भूपेंद्र यादव जी मेहरौली और बिजवासन के एरिया में इंचार्ज बना दिए गए हैं, गजेंद्र शेखावत नरेला और बवाना को देख रहे हैं, मनसुख मंडाविया शकूर बस्ती और मादीपुर को देख रहे हैं और अनुराग ठाकुर मुस्तफाबाद और करावल नगर के एरिया को देख रहे हैं। ये मंत्रियों की और पूर्व मंत्रियों की जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं उनकी पूरी एक क्रैक टीम बनाई गई है। और बीजेपी के पास एक और शस्त्र है, ये ड्रोन अटैक का शस्त्र है।
बीजेपी का आम फॉर्मूला। ये आम फॉर्मूला क्या है, ये आपको मैं समझाना चाहती हूं, क्योंकि आप पर आम अटैक है, ये ड्रोन अटैक। यानी कि 3 बड़े नेता को एकदम चिन्हित किया गया है, अरविंद केजरीवाल, आतिशी और मनीष सिसोदिया जी को। इन तीनों के बारे में बिल्कुल एक ऐसा प्लान बनाया गया है कि इनको इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पहले तो बांधे रखो, और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबसे ज्यादा मोबिलाइजेशन होनी चाहिए, क्योंकि इन तीनों में से अगर 1 या 2 लोग भी अगर हार जाते हैं तो फिर बीजेपी का एक और प्लान सामने आएगा। क्या है मैं अभी बताती हूं, लेकिन अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संदीप दीक्षित, शीला दीक्षित जी के बेटे पहले सांसद रह चुके हैं, अब चैलेंज कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल को, और साहब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा बीजेपी के सांसद रह चुके हैं, इस बार सामने आकर खड़े हैं, जाट चेहरा हैं और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कड़ा मुकाबला दिखा रहे हैं। कैसे अरविंद केजरीवाल, आतिशी और मनीष सिसोदिया को एक आम अटैक की रणनीति के तहत कैद करने की कोशिश की है, यह बीजेपी का एजेंडा है। अब आम आदमी पार्टी की मैं रणनीति बताना चाहती हूं। आपकी रणनीति में ये 25,000 पर महीने की ये जो पॉकेट मनी है, इसका डर वोटरों को दिया गया है। यानी कि आपका बिजली माफ, आपका पानी का बिल माफ, आपके बैंक में 2100 रुपए रोज हर महीने आने वाले हैं, महिला सम्मान। तो ये अगर आप आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देंगे तो ये 25,000 रुपए आपके पर मंथ कम हो जाएंगे। ये वोटरों को संदेश देना। मिडिल क्लास के होम लोन, कार लोन माफी की मांग जो है, इसके बारे में भी वो सोचेंगे, ये उन्होंने कहा है। और किस तरह से बीजेपी ये नहीं दे पाएगी और ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल दे पाएंगे, ये कहने की कोशिश, जिस पर बीजेपी ने आज बड़े लंबे चौड़े विस्तार से एडवर्टाइजमेंट निकाले हैं, और ये कहना कि बीजेपी आई तो मुफ्त की रेवड़ी नहीं मिलेगी, जिस पर बीजेपी को कहना पड़ रहा है कि हाँ भाई, हम भी सब स्कीमें देंगे। बीजेपी के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, एक डर का माहौल पैदा करना। चुनाव आयोग बीजेपी से मिला हुआ है, बार बार इस तरह की बात आम आदमी पार्टी कर रही है। लोग कह रहे हैं कि ये डर की बात है, एक तो डर फैलाना, और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं अगर कुछ इधर उधर होता है तो एक पहले से फाउंडेशन बनी रहेगी। आपने एक वेबसाइट भी बनाई है, और इस वेबसाइट के जरिए 5 फरवरी को वेबसाइट पर हर बूथ की 6 जानकारियां अपलोड होंगी आम आदमी पार्टी द्वारा। यानी कि प्रेशर रहेगा इलेक्शन कमीशन पर, क्योंकि पोलिंग बूथ की डिटेल रहेगी, कितने लोग आए, कितने वोट पड़े, पीठासीन अधिकारी का ब्यौरा, सब कुछ दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन पर पैनी नजर और एक तरह से प्रेशर टैक्टिक्स, ये पूरा इस वेबसाइट पर रहेगा। ये पूरी अब एक और वोट मैनेजमेंट का एक सिस्टम बनाया गया है। कांग्रेस का वोट जहां भी कट रहा है आम आदमी पार्टी, वहां लोगों को समझाना कि कांग्रेस के नेता को वोट नहीं डालो, और यही इनका मेन कंसर्न है इस वक्त, क्योंकि अगर कांग्रेस ने वोट काटा तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को दिक्कत ना हो किसी सीट पर। इसलिए समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं से प्रचार भी करवाया है। और दिल्ली का बेटा केजरीवाल, ये बार बार कहा जा रहा है, और वही बनेंगे चीफ मिनिस्टर, ये भी कहा जा रहा है, ताकि कोई भी ये ना कह पाए कि कोर्ट केस है, फला है, ढिमका है। लेकिन मैं एक बड़ी बात बताना चाहती हूं, और इस बड़ी बात को बताने के लिए कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहती हूं। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं जहां से शुरू करेगी वो है 10 से 15 सीट जो बीजेपी के लिए सेफ है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का कहा जा रहा है कि 20 से 25 सीट वो अपने आप को कह रही है सेफ। और आम आदमी पार्टी का कहना है कि अगर, और ये अंदर की स्ट्रैटेजी मैं बता रही हूं, अगर 20 से 25 सेफ हैं तो 15 और 40 के आंकड़े पर अगर आम आदमी पहुंच जाती है तो वो सेफ है, उसके पास है। लेकिन बीजेपी का जो इरादा है
वो किसी ना किसी तरीके से है कि इनको 40 पर नहीं जाने देना, बल्कि 35 से नीचे रोकने की कोशिश। और ये क्या कैसे किया जाएगा, मैंने आपको बताया, वो आम वाला ड्रोन अटैक, यानी केजरीवाल, आतिशी और सिसोदिया पर अटैक, ताकि अगर इनमें से एक या दो नेता हार जाते हैं तो 40 का आंकड़ा अगर आ भी जाए तो आम आदमी पार्टी सरकार नहीं बना पाएगी, शायद पार्टी टूट जाए। ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी है, लेकिन कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसकी स्ट्रैटेजी पास होगी, किसकी स्ट्रैटेजी फेल होगी, किसके तरकश में कितने तीर हैं, ये तो कल पता चलेगा। एग्जिट पोल पर मिलेंगे, कल पूरा दिन वोटिंग की खबरें आपके लिए लाते रहेंगे और एग्जिट पोल शाम 6 बजे आपके साथ, क्योंकि यह है टाइम्स नाउ नवभारत और आपके लिए इलेक्शन न्यूज का हेडक्वार्टर। आज बस इतना ही, लेती हूं इजाजत, नमस्कार।